भिखारी समझा है क्या मुझे? 200 रुपए देगा मुझे? तेरी हैसियत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और हाईवे पर गाड़ियों का शोर कानों को फाड़ रहा था। सूरज आग उगल रहा था और सड़क से उठती हुई गर्मी दूर से ही किसी लहर जैसी दिखाई दे रही थी। इसी धूल और धुएं के बीच नेशनल हाईवे के किनारे एक ट्रक धीरे धीरे आकर रुका। ये ट्रक पुराना था। उसकी बॉडी पर जगह जगह डेंट पड़े हुए थे और पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ट्रक के ड्राइवर राम सिंह ने माथे से पसीना पोंछा और अपनी पानी की बोतल उठाई। पानी गर्म हो चुका था, फिर भी उसने एक घूंट भरा ताकि गले की प्यास बुझ सके। राम सिंह एक सीधा साधा मेहनती आदमी था। उम्र करीब 45 साल रही होगी। चेहरे पर गरीबी और मेहनत की झुर्रियां साफ दिखाई देती थीं। उसके घर में एक बीमार बेटी थी जिसके इलाज के लिए वह दिन रात ट्रक चलाता था। उसे बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि किसी तरह इस ट्रिप के पैसे मिल जाएं तो वह अपनी बेटी की दवा खरीद सके। उसी वक्त सड़क के किनारे एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग था और वह काफी परेशान लग रही थी। उसका नाम अवंतिका था। देखने में वह किसी स्कूल की टीचर या कोई घरेलू महिला लग रही थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वह बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। दरअसल उसकी गाड़ी कुछ किलोमीटर पीछे खराब हो गई थी और नेटवर्क ना होने की वजह से वह अपने ड्राइवर या ऑफिस में संपर्क नहीं कर पा रही थी। अवंतिका ने हाथ देकर ट्रक को रुकने का इशारा किया। राम सिंह ने ट्रक रोका। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है। उसने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ बहन जी, कहां जाना है आपको? इस धूप में यहां क्यों खड़ी हैं? अवंतिका ने ट्रक के पास आकर कहा, भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे आगे शहर तक जाना है। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? मैं आपको किराया दे दूंगी। राम सिंह ने एक पल के लिए सोचा। ट्रक में किसी अनजान महिला को बैठाना रिस्की हो सकता है। आजकल जमाना खराब है। लेकिन फिर उसने अवंतिका के चेहरे पर देखी लाचारी को महसूस किया। उसे अपनी बेटी याद आ गई। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी कहीं ऐसे फंसी होती तो मैं भी यही चाहता कि कोई उसकी मदद करे। राम सिंह ने दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाइए बहन जी, मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूं, लेकिन यह ट्रक है, कोई कार नहीं। धक्के लगेंगे, आपको परेशानी होगी। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, मुझे बस शहर तक पहुंचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवंतिका ट्रक की ऊंची सीट पर चढ़कर बैठ गई। केबिन के अंदर डीजल और ग्रीस की महक आ रही थी। भगवान की फोटो पर एक पुरानी माला लटकी थी और डैशबोर्ड पर कुछ कागज बिखरे पड़े थे। ट्रक चल पड़ा। इंजन की घरघराहट के साथ राम सिंह ने गियर बदला और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। अवंतिका चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। राम सिंह ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए बात शुरू की। आप शहर में क्या करती हैं बहन जी? कहीं नौकरी करती हैं क्या? अवंतिका ने संक्षेप में जवाब दिया, हाँ भैया, मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करती हूँ, बस छोटा मोटा काम है। वैसे आप कब से यह ट्रक चला रहे हैं? राम सिंह की आंखों में एक चमक आई और फिर उदासी छा गई। उसने कहा, बहन जी, मुझे 20 साल हो गए इस सड़क पर। यह सड़क पर मैं जवाब दिया है। ट्रक ही मेरा घर है और यह सड़क ही मेरी दुनिया है। जवानी यहीं बीत गई और अब बुढ़ापा भी यहीं आ रहा है। दिन रात मेहनत करते हैं ताकि घर पर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके, लेकिन आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अवंतिका ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों भैया, इतनी मेहनत के बाद भी मुश्किल क्यों है? क्या ट्रक मालिक पैसे नहीं देता या काम कम है? राम सिंह ने एक गहरी सांस ली और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, काम तो बहुत है बहन जी, मालिक भी ठीक है, लेकिन रास्ते के लुटेरे हमें जीने नहीं देते। अवंतिका चौंक गई। लुटेरे? क्या आप चोर डाकुओं की बात कर रहे हैं? राम सिंह कड़वाहट से हंसा, नहीं बहन जी, चोर डाकू तो कभी कभी आते हैं, उनसे तो हम निपट भी लें, लेकिन वर्दी वाले गुंडों से कैसे निपटें, जो दिन दहाड़े सड़क पर खड़े होकर हमें लूटते हैं, जिनका काम हमारी रक्षा करना है, वही हमारा खून चूसते हैं। अवंतिका का माथा ठनका। वह जिले की नई डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी और उसके पति विक्रांत उसी जिले में आरटीओ अफसर थे। अवंतिका ने अपनी पहचान छुपाए रखी और जानबूझकर पूछा, वर्दी वाले गुंडे, आप पुलिस वालों की बात कर रहे हैं क्या? राम सिंह ने कहा, पुलिस वाले तो फिर भी ठीक हैं बहन जी, कभी कभी 100-50 लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन यह आरटीओ वाले तो यमराज हैं, खासकर हमारे जिले के
आरटीओ साहब विक्रांत सर। उनका नाम सुनते ही ट्रक ड्राइवरों की रूह कांप जाती है। वह इंसान नहीं है, जानवर है। बिना पैसे लिए तो वह गाड़ी के कागज भी हाथ में नहीं लेते। कागज पूरे हो तो भी कम ई निकाल देते हैं, और अगर पैसे ना दो तो इतना मारते हैं कि आदमी कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाता। अवंतिका के दिल को एक जोरदार झटका लगा। विक्रांत, उसका अपना पति। वह जानती थी कि विक्रांत थोड़ा सख्त है और पैसों के पीछे भागता है, लेकिन क्या वह इतना गिर चुका है कि गरीब ड्राइवरों को जानवरों की तरह पीटता है? उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और कहा, शायद आप गलत समझ रहे होंगे भैया, हो सकता है वह नियमों का पालन करते हों। राम सिंह ने सिर हिलाया। नहीं बहन जी, आप नहीं जानती, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिछले हफ्ते मेरे दोस्त की गाड़ी रोकी थी, उसके पास बेटी की शादी के लिए जमा किए हुए 10,000 रुपए थे। आरटीओ साहब ने वह सारे पैसे छीन लिए और ऊपर से उसे डंडों से पीटा, क्योंकि उसने पैसे देने में थोड़ी देर कर दी थी। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर साहब को दया नहीं आई। वह कहते हैं कि इस सड़क का भगवान मैं हूं। अवंतिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति के साथ वह रहती है, जो घर आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या उसका असली चेहरा इतना भयानक है? उसने मन ही मन फैसला किया कि आज वह खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखेगी। उसने राम सिंह से कहा, भैया, क्या हम उस चेकपोस्ट से गुजरेंगे जहां यह साहब रहते हैं? राम सिंह ने डरते हुए कहा, हां बहन जी, अभी 10 किलोमीटर आगे ही उनका नाका है। आज तो भगवान ही मालिक है। मेरे पास देने के लिए सिर्फ 200 रुपए बचे हैं, बाकी सब डीजल में चला गया। अगर उन्होंने रोका तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। अगर उन्होंने गाड़ी सीज कर दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अवंतिका ने उसे तसल्ली दी। आप चिंता मत करिए भैया, भगवान सब ठीक करेगा, आप बस गाड़ी चलाते रहिए। ट्रक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अवंतिका के मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसका पति वाकई इतना भ्रष्ट है? क्या वह वर्दी की आड़ में इतना घिनौना खेल खेल रहा है? कुछ देर बाद सामने सड़क पर बैरिकेड्स दिखाई देने लगे। कई ट्रक और गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। पुलिस की जीप और आरटीओ की गाड़ी वहां मौजूद थी। लाल और नीली बत्तियां चमक रही थीं। वर्दी पहने कुछ सिपाही हाथ में डंडे लिए ड्राइवरों को धमका रहे थे। राम सिंह का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने धीरे से कहा, लो आ गया मौत का कुआं। बहन जी, आप चुपचाप बैठी रहना, कुछ बोलना मत, वरना ये लोग आपके साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं। राम सिंह ने ट्रक को लाइन में लगा दिया। धीरे धीरे नंबर आया। एक सिपाही ने डंडा मारकर ट्रक रोकने का इशारा किया। राम सिंह ने ट्रक रोका और नीचे उतरने लगा। उसने अवंतिका से कहा, आप यहीं अंदर बैठी रहो, मैं अभी आता हूं। अवंतिका ने अपना पल्लू थोड़ा आगे कर लिया ताकि उसका चेहरा साफ न दिखाई दे। वह सीट के पीछे की तरफ थोड़ा छुपकर बैठ गई, जहां से वह सब कुछ देख और सुन सकती थी, लेकिन बाहर से कोई उसे आसानी से देख नहीं सकता था। राम सिंह कांपते हाथों में अपने कागज लेकर नीचे उतरा। सामने एक कुर्सी पर आरटीओ अफसर विक्रांत बैठा था। आंखों पर काला चश्मा, वर्दी की बटन थोड़ी खुली हुई और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। उसके आसपास 2-3 चमचे खड़े थे जो ड्राइवरों से पैसे वसूल कर रहे थे। विक्रांत ने राम सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और कड़क आवाज में बोला, ओए इधर आ, कागज लाया है या खाली हाथ आ गया? राम सिंह ने डरते हुए कागज आगे बढ़ाए। साहब, सब कागज पूरे हैं, इंश्योरेंस भी है, पॉल्यूशन भी है, परमिट भी नया बनवाया है, देख लीजिए। विक्रांत ने कागज हाथ में लिए बिना ही उन्हें नीचे जमीन पर फेंक दिया। राम सिंह हक्का बक्का रह गया। उसने झुककर कागज उठाए। विक्रांत हंसा और बोला, कागज का अचार डालूंगा मैं। तुझे नियम नहीं पता क्या? यहां से गुजरना है, तुझे वो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। निकाल 2,000 रुपए। राम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरे पास 2,000 रुपए नहीं हैं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बेटी बीमार है, अभी अस्पताल से फोन आया था, मुझे उसे दवा पहुंचानी है, पास सिर्फ 200 रुपए हैं। आप वह ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और राम सिंह के पास आया। उसने राम सिंह के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। ट्रक के अंदर बैठी अवंतिका का दिल दहल गया। उसने कुरान अपनी आंखों के सामने अपने पति को एक बुजुर्ग और लाचार आदमी पर हाथ उठाते देखा।
विक्रांत चिल्लाया। भिखारी समझा है क्या मुझे? 200 रुपए देगा मुझे? तेरी हैसियत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? बेटी बीमार है तो ट्रक बेच दे, यहां सड़क पर नाटक मत कर। अगर अभी 2000 नहीं दिए तो तेरा ट्रक यहीं सीज कर दूंगा और तुझे हवालात में डलवा दूंगा। वहां चक्की पीसना बैठकर राम सिंह रोने लगा। वह विक्रांत के पैरों में गिर गया। साहब रहम करो, मैं सच बोल रहा हूं, मेरी जेब चेक कर लो, एक पैसा नहीं है मेरे पास। अगर ट्रक सीज हो गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी साहब। उसने विक्रांत के जूते पकड़ लिए, लेकिन विक्रांत के अंदर का इंसान मर चुका था। उसने पैर से राम सिंह को ठोकर मारी। चल हट, नाटक करता है। ए हवलदार, इसका ट्रक साइड में लगाओ और इसे ले जाओ, आज इसकी सारी हेकड़ी निकालता हूं। हवलदार आगे बढ़ा और राम सिंह को कॉलर से पकड़कर घसीटने लगा। राम सिंह चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन वहां खड़े बाकी ड्राइवर और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि विक्रांत के खिलाफ बोल सके। ट्रक के अंदर बैठी अवंतिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि गुस्से और शर्म के थे। शर्म इस बात की कि यह दरिंदा उसका पति है, और गुस्सा इस बात का कि कानून का रक्षक ही भक्षक बन गया है। अवंतिका ने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरी। उसकी चाल में अब वह घबराहट नहीं थी जो पहले थी। अब उसकी चाल में एक अधिकारी का आत्मविश्वास और एक पत्नी का क्रोध था। उसने जोर से आवाज दी, रुको। हवलदार और विक्रांत दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई महिला ट्रक से उतरी है। विक्रांत ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि अवंतिका का चेहरा थोड़ा ढका हुआ था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी ऐसे ट्रक से उतर सकती है। विक्रांत ने गुस्से में कहा, ए औरत, तू कौन है और बीच में टांग क्यों अड़ा रही है? जा जाकर ट्रक में बैठ, वरना तुझे भी इसके साथ अंदर कर दूंगा। औरत होने का फायदा मत उठा। अवंतिका ने धीरे धीरे अपने चेहरे से पल्लू हटाया और सीधे विक्रांत की आंखों में देखा। जैसे ही विक्रांत की नजर आपसी अवंतिका के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका हलक सूख गया, माथे पर पसीना छूटने लगा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, अवंतिका, तुम यहां इस ट्रक में? अवंतिका की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वह धीरे धीरे चलते हुए विक्रांत के पास आई। वहां सन्नाटा छा गया। हवलदार और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि साहब इस औरत को देखकर इतना डर क्यों गए। अवंतिका ने राम सिंह की तरफ देखा, जो जमीन पर गिरा हुआ था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने विक्रांत की तरफ देखा और एक जोरदार तमाचा विक्रांत के गाल पर जड़ दिया। यह तमाचा राम सिंह को पड़े थप्पड़ से कहीं ज्यादा तेज और गूंजने वाला था। पूरा चेकपोस्ट सन्न रह गया। एक मामूली दिखने वाली औरत ने आरटीओ साहब को थप्पड़ मार दिया। हवलदार डंडा लेकर आगे बढ़ने ही वाला था कि विक्रांत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह जानता था कि यह कोई मामूली औरत नहीं है, यह उसकी पत्नी है, और उससे भी बड़ी बात यह जिले की डीएम है। अवंतिका ने कड़कती आवाज में कहा, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। मैंने सोचा था तुम घर की जरूरतों के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करते होगे, लेकिन तुम तो यहां जानवर बने बैठे हो। एक गरीब आदमी तुम्हारे पैरों में गिरकर भीख मांग रहा है, अपनी बेटी की जिंदगी की दुहाई दे रहा है, और तुम उसे लातों से मार रहे हो। क्या यही संस्कार हैं तुम्हारे? क्या इसी दिन के लिए तुमने यह वर्दी पहनी थी? विक्रांत का सिर शर्म और डर से झुक गया। वह बोला, अवंतिका, मेरी बात सुनो, यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये लोग झूठ बोलते हैं। अवंतिका ने चिल्लाकर उसे चुप कराया। बस एक शब्द और नहीं, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, मैंने अपनी कानों से सुना है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम इस वर्दी पर एक कलंक हो विक्रांत, और आज मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक अधिकारी के रूप में यहां खड़ी हूं, और एक अधिकारी अपने सामने अन्याय होते नहीं देख सकता। राम सिंह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अवंतिका राम सिंह के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, बाबा आप डरिए मत, आपकी कोई गलती नहीं है, और आपको किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी का इलाज मैं करवाऊंगी, यह मेरा वादा है आपसे। राम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बहन जी आप कौन हैं? आप साक्षात देवी बनकर आई हैं।
अवंतिका ने वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, मैं इस जिले की नई डीएम अवंतिका शर्मा हूं और आज मैं आप सबको यह विश्वास दिलाती हूं कि अब इस जिले में किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, किसी ड्राइवर से अवैध वसूली नहीं होगी। जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वह मेरा अपना पति ही क्यों न हो, उसे सजा मिलेगी। ये सुनते ही वहां खड़े पुलिस वालों के हाथ से डंडे छूट गए। सब सीधे खड़े होकर सैल्यूट करने लगे। विक्रांत की हालत खराब थी। उसे पता था कि अवंतिका अपने सिद्धांतों की कितनी पक्की है। अवंतिका ने तुरंत अपना फोन निकाला और जिले के एसपी को फोन लगाया। एसपी साहब, मैं डीएम अवंतिका बोल रही हूं। अभी इसी वक्त हाईवे चेक पोस्ट पर अपनी टीम भेजिए। यहां आरटीओ विक्रांत और उनके स्टाफ को गिरफ्तार करना है। इन पर भ्रष्टाचार, मारपीट और पद के दुरुपयोग का आरोप है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। फोन रखते ही वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। विक्रांत अवंतिका के पैरों में गिर पड़ा। अवंतिका, मुझे माफ कर दो। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घर पर बात करते हैं, प्लीज ऐसा मत करो। अवंतिका ने उसे हटा दिया। उसने कहा, इज्जत तो तुमने उसी वक्त गंवा दी थी जब तुमने उस बुजुर्ग पर हाथ उठाया था। रही बात करियर की, तो ऐसे बहुत भ्रष्ट अफसर की जगह कुर्सी पर नहीं, जेल में है। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं उन हजारों लोगों के साथ नाइंसाफी करूंगी जिन्हें तुम रोज लूटते हो। मेरा फर्ज मेरे रिश्ते से बड़ा है। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। एसपी खुद मौके पर आए। उन्होंने स्थिति को समझा और तुरंत विक्रांत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जिस हाथ से विक्रांत अभी थोड़ी देर पहले डंडा चला रहा था, अब उसी हाथ में हथकड़ी लगी थी। वह सिर झुकाए पुलिस जीप में बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अवंतिका ने राम सिंह को बुलाया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राम सिंह के हाथ में रख दिए। यह आपकी बेटी के इलाज के लिए है और यह मेरा नंबर है। अगर अस्पताल में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करना, मैं खुद सीएमओ से बात करूंगी। आपकी बेटी का इलाज मुफ्त में होगा। राम सिंह फूट फूट कर रोने लगा। वह अवंतिका के पैरों को छूने के लिए झुका, लेकिन अवंतिका ने उसे रोक लिया। उसने कहा, बाबा पैर मत छुए, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं और कभी भी अपने फर्ज से न डगमगाऊं। उस दिन हाईवे पर खड़े हर शख्स ने एक मिसाल देखी। एक ऐसी मिसाल जहां न्याय ने रिश्ते को हरा दिया था, जहां एक पत्नी ने अपने पति के अपराध को छुपाने के बजाय उसे सजा दिलवाई। राम सिंह अपने ट्रक में बैठकर चला गया, लेकिन वह जानता था कि आज उसे सिर्फ पैसे या मदद नहीं मिली थी, बल्कि उसे इंसानियत और कानून पर भरोसा वापस मिला था। अवंतिका वहीं सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक पत्नी के रूप में उसका दिल टूट चुका था, उसका घर बिखर चुका था, लेकिन एक अधिकारी के रूप में उसका सर गर्व से ऊंचा था। उसने साबित कर दिया था कि सत्य की राह पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। उनके साथ पूरी कायनात होती है। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था, लेकिन अवंतिका के चेहरे पर एक नया तेज था। उसने अपनी गाड़ी मंगवाई और उसमें बैठकर अपने दफ्तर की ओर चल पड़ी। उसे पता था कि कल सुबह अखबारों में यह खबर छपेगी, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। सुकून था कि आज उसने किसी की बेटी को अनाथ होने से बचा लिया था, किसी गरीब की हाय लगने से अपने परिवार को बचा लिया था। जेल की सलाखों के पीछे बैठा विक्रांत अब सोच रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे अवंतिका हमेशा उसे ईमानदारी से काम करने को कहती थी, लेकिन पैसे के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आज वह पैसा धरा का धरा रह गया और उसकी इज्जत, उसकी नौकरी, उसका परिवार सब खत्म हो गया। उसे समझ आ गया था कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है, और जब फूटता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी कुर्सी क्यों न हो, अगर आप गरीब और लाचार लोगों को सताते हैं तो ऊपर वाला उसका हिसाब जरूर करता है। और